OTP हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। हम जहाँ जाते हैं OTP हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे फिर वो पेमेंट गेटवे पे पेमेंट को अप्रूव करना हो या फिर अपने अमेज़ॉन डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेना हो, हमें हमेशा एक OTP की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SMS बेस्ड OTPs किस तरह से काम करते हैं, इनमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और हम जानेंगे कि बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल जिसका नाम है TOTP, वो प्रोटोकॉल किस तरह से काम करती है और किस तरह से मदद करती है इन सारी परेशानियों को सॉल्व करने में। और हम जानेंगे कि गूगल ऑथेंटिकेटर भी किस तरह से काम करता है। असल में गूगल ऑथेंटिकेटर TOTP का इस्तेमाल करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी प्री रिक्वेस्टेड वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वो वीडियो सीरीज़ आपका एक बेस बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, देखते हैं कि जनरल SMS OTP सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास एक यूज़र है जो कि मान लेते हैं लॉगिन करना चाहता है अपनी वेबसाइट पर, उसने यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया है, और अब आपका जो बैकएंड सिस्टम है वो उसको एक OTP भेज रहा है। वो OTP किस तरह से भेजेगा? वो सबसे पहले एक OTP क्रिएट करेगा किसी रैंडम नंबर जनरेटर की मदद से, ताकि आपका जो OTP हो वो पूरी तरीके से रैंडम हो, और उस OTP को सेव कर देगा एक डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में सेव करने के बाद वो अपने नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कहेगा कि यार प्लीज़ आप मेरे इस यूज़र को ये SMS भेज दीजिए। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से वो डायरेक्टली बात नहीं करता, उसको एक SMS API गेटवे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि TDO या फिर SendGrid, इस तरह की किसी सर्विस का इस्तेमाल वो करेगा, या फिर AWS जो उसके बिहाफ पर नेटवर्क प्रोवाइडर से कहेगी कि आप इस मोबाइल नंबर पर ये SMS भेज दीजिए। वो SMS यूज़र को डिलीवर होगा, यूज़र के सामने जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसके अंदर वो उस OTP को डालेगा। अगेन वो OTP बैकएंड तक पहुंचेगा और बैकएंड DB से पूछेगा कि क्या इस यूज़र के लिए ये वाला जो OTP वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, और इस तरह से हमारा OTP बेस्ड सिस्टम काम करता है। हमने देखा कि OTP के साथ एक दिक्कत ये कि आपका नेटवर्क अनअवेलेबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि OTP बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर SMS की आपको एक कॉस्ट देनी पड़ रही है। SMS फ्री नहीं होते, ईमेल फ्री होते हैं, बट ईमेल का हम इस्तेमाल जनरली OTP को भेजने में नहीं करते, क्योंकि ईमेल आपकी बहुत जगह बटी हुई होती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, तो 5 की 5 पर आपकी ईमेल लॉगिन है, और कोई भी आपकी इस डिवाइस को एक्सेस करके आपका जो पासवर्ड है, सॉरी जो आपका OTP है उसको ले सकता है। बट जनरली हम अपने फ़ोन को अपने सीने से चिपका कर रखते हैं, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर है। बट SMS एक्सपेंसिव भी है। लगभग अगर आप अमेज़ॉन का इस्तेमाल करेंगे, AWS का इस्तेमाल करेंगे इंडिया में, तो लगभग 20 से 30 सेंट लगते हैं एक SMS को भेजने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है अगर हम उसको एक स्केल पर देखें तो। दूसरा ये हमारा बहुत ही स्टेटफुल सिस्टम है। पहले OTP बनाओ, उसको डेटाबेस में रखो, फिर यूज़र को उसको भेजो, उसके बाद यूज़र उस OTP को भेजेगा तो दोबारा से डेटाबेस से पूछो कि भाई बताओ कि यार ये OTP वैलिड है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा हैसल है। और उसके बाद आपको OTP को एक्सपायर भी करना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 3 दिन तक उसी OTP को रखने वाले हो। यूज़र के पास भी कुछ मिनट्स ही होते हैं, लेट्स से 5 मिनट का टाइम ही होता है उस OTP को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद DB में वो OTP पड़ा हुआ क्या ही करेगा। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है वो कॉस्ट है, प्लस नेटवर्क अवेलेबिलिटी है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक आइडियल सोल्यूशन किस तरह से दिखेगा, या फिर आइडियल सोल्यूशन को भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरे OTP बेस्ड मैकेनिज्म की या फिर कहीं की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम चाहते क्या हैं असल में? हम चाहते हैं एक टेम्परेरी सीक्रेट जो कि शेयर्ड हो यूज़र और सर्वर के बीच में। ठीक है, टेम्परेरी सीक्रेट यहाँ पर SMS के सीन में क्या था, जो आपका OTP है। ठीक है, आपका जो OTP है वो सर्वर को पता है और आपको पता है, क्योंकि वो आपको SMS के द्वारा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वो शेयर्ड है, वो टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन तक एक ही OTP इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बट वो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो आप जानते हैं कि सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स जैसे कि HMAC की। हम देखते हैं कि HMAC हमारी सोल्यूशन में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्योंकि HMAC का तो काम ही ऑथेंटिकेशन है ना करना। बट हम चीज़ों को टेम्परेरी कैसे बनाएं, मतलब हम एक टेम्परेरी वैल्यू कैसे जनरेट करें जो एक समय तक वैलिड रहे, दूसरे समय के बाद वो ख़राब हो जाए। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करता रहता है। टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टेंट आज था वो कल भी होगा या फिर परसों भी होगा। ठीक है, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेरी है। ठीक है, टाइम शेयर्ड भी है। ठीक है, जो टाइम आपके वॉच में हो रहा है वो आपके दोस्त के वॉच में भी हो रहा है। ठीक है, अगर आपके
दोस्त ने अपनी घड़ी को ठीक से सेट किया हुआ है। तो जो टाइम आपके पास है वही टाइम आपके सर्वर के पास भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्वर अमेरिका में है और आप इंडिया में बैठे हो तो आपको यार मेरे यहाँ तो 6 बज रहे हैं शाम के, उनके यहाँ तो रात के 4 बज रहे हैं, तो ये सेम नहीं होगा। बट अगर आप किसी रेफरेंस पॉइंट से टाइम को मेजर करोगे और दोनों टाइम के डिफरेंस को देखोगे तो वो सेम होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर उस सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। शेयर्ड सीक्रेट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की का, हम एक की पहले ही नेगोशिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। सो हम कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ आने लगे होंगे, हम ईस्टमैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एक शेयर्ड की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि TOTP किस तरह से काम करता है। सो TOTP में मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले आपको एक शेयर्ड सीक्रेट चाहिए। वो शेयर्ड सीक्रेट क्या है? हमारी की, ठीक है। शेयर्ड सीक्रेट टाइम भी होने वाला है, बट हम देखेंगे कि टाइम किस तरह से टाइम यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि नई वैल्यूज़ को जनरेट करने में मदद करता है, ठीक है। सो सबसे पहले जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करेंगे या फिर अपने अकाउंट में 2 फैक्टर इनेबल करेंगे तो आपका जो भी ऑथेंटिकेटर ऐप होगा, जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपको QR कोड देगी और आपसे कहेगी कि जो भी आपका ऑथेंटिकेटर ऐप है, लेट्स से इस एग्जांपल में अगर वो गूगल ऑथेंटिकेटर है तो गूगल ऑथेंटिकेटर आपके सामने तो गूगल ऑथेंटिकेटर आपको एक QR कोड स्कैनर देगा, जिस QR कोड को आप स्कैन कर लोगे तो एक की आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। वो की का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, फर्दर TOTPs को जनरेट करने में करेंगे, ठीक है। और याद रखिए ये की आपको सर्वर ने दी है, तो सर्वर पहले से जानता है इस की के बारे में, ठीक है। तो अभी शेयर्ड सीक्रेट हो गया, जो आप जानते हो और आपका सर्वर जानता है। सर्वर आपको कभी नहीं बताने वाला अभी दोबारा से की, इसलिए वहाँ नीचे वार्निंग भी होती है कि यार आप इस की का बहुत ही संभाल के रखना, ठीक है। कूल। सो टाइम यहाँ पे किस तरह से मेजर होता है? मैंने कहा कि आपको टाइम मेजर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम टाइम किस तरह से मेजर करते हैं? हम टाइम मेजर करते हैं टाइम स्टेप्स के रूप में, ठीक है। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि करंट टाइम और इस रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितने टाइम स्टैम्प्स गुजर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, टाइम डिफरेंस को किस तरह से नापेंगे? घंटों में, मिनट्स में या फिर सेकेंड्स में। यहाँ पर हम किस तरह से नाप रहे हैं? टाइम स्टेप में। टाइम स्टेप यहाँ पर एक क्वांटिटी की तरह काम करती है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हमारी किसी भी टाइम क्वांटिटी के बराबर हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि एक टाइम स्टेप की वैल्यू 2 सेकेंड है या फिर 3 सेकेंड है या फिर 30 सेकेंड है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट का टाइम है और जो हमारा करंट टाइम है उसके बीच में हम ये टाइम स्टैम्प्स को कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइम स्टैम्प्स गुजर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है करंट टाइम माइनस ईपोच। ईपोच क्या है? ईपोच अगर आप कंप्यूटर साइंस से वाकिफ़ है तो बहुत ही एक पॉपुलर टाइम है, ठीक है। ये टाइम हमें बताता है मिडनाइट 1 जनवरी ऑफ 1970, ठीक है। इस टाइम को हम ईपोच टाइम कहते हैं। हम ज़्यादातर जितना भी कैलकुलेशन करते हैं जनरली लिनक्स बेस्ड या यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स में, वो इसी टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। आप और विकीपीडिया या फिर गूगल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो हम करंट टाइम और ईपोच में डिफरेंस पता करते हैं और फिर हम पता करते हैं और फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं साइज ऑफ टाइम स्टैम्प से। मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा कि टाइम स्टेप आपकी क्वांटिटी की तरह यहाँ पर काम करती है, ठीक है। और ये क्वांटिटी किसी अन्य टाइम क्वांटिटी के बराबर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी टाइम क्वांटिटी क्या है, फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड्स, ओके। अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो अब हम देख लेते हैं कि टाइम स्टैम्प्स की वैल्यू किस तरह से दिखती है। फिर मान लेते हैं कि हमारे जो करंट टाइम और ईपोच के टाइम है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 3600 सेकेंड्स का है, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटे का है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 1 घंटा लिया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईपोच से 1 घंटे वाला बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1 जनवरी 1970 रात के 1 बजे, ठीक है। हम एग्जाम्पल को आसान करने के लिए ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। मान लेते हैं कि अब हम थोड़े आगे समय की बात कर रहे हैं, मतलब 1970 1 जनवरी 1970 रात की 1:20। उस समय अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटीजर वैल्यू तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये आसानी से डिवाइड नहीं होगा। सो हमारा फ्लोर फंक्शन काम करेगा और इसको फ्लोर करके 120 पर ही ले आएगा। इसको हम किस तरह से जान सकते हैं? मान लेते हैं कि ये वैल्यू है जब आपके रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। और ये वो टाइम है जब रात की 1:20 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप देखेंगे तो सेम ही टाइम स्टेप में आ रहा है, ठीक है। ये पता करने में फ्लोर फंक्शन हमारी मदद करेगा। मान लेते हैं अब थोड़ी देर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं
1:45 की, ठीक है। सो अब भी जो 45 सेकंड है, क्योंकि हमारे टाइम स्टेप की वैल्यू कितनी है 30 सेकंड्स, तो अब ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो आपका टाइम स्टेप की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और वो 121 हो जाएगी। सो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो फ्लोर फंक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कूल। जनरली ये जो टाइम स्टेप की हमारी वैल्यू होती है वो 30 सेकंड से होती है। हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि ये 30 सेकंड से क्यों है, हम इसको घटा क्यों नहीं रहे हैं, बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि TOTP हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि HMAC हमारे यहाँ पर बहुत ही एक सुख दुख का साथी बनकर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो HMAC हम कैलकुलेट करेंगे पहले किसकी मदद से, जो कि हमने शेयर की थी पहले सर्वर से, उसकी मदद से, प्लस जो नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स हमने निकाला है C, उसकी मदद से। हम पहले HMAC कैलकुलेट करेंगे और उस HMAC की मदद से हमें, इस फंक्शन की मदद से हमें एक HMAC स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस प्रोटोकॉल का पेपर पढ़ेंगे, जो उसका RFC पेपर है, तो वो कहता है कि HMAC कैलकुलेट करते समय आपको SHA-1 हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहा है। SHA-1 हैशिंग एल्गोरिथम हमें 20 बाइट्स का एक आउटपुट देती है, ठीक है। आप SHA-256 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टैंडर्ड तरीका क्या है, SHA-1 है, क्योंकि क्लाइंट को भी सेम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सर्वर कर रहा है। तो अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर की बात कर रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेटर SHA-1 का ही इस्तेमाल कर रहा होगा, तभी वो इतना अग्नोस्टिक है, ठीक है। सो अगर हम SHA-1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो HM स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 20 बाइट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके लास्ट बाइट को हम निकाल लेंगे। इसको हम दर्शा रहे हैं HMAX_string -1 से, ठीक है। कूल। अब हम ये जो हमारे पास जो लास्ट बाइट आया है, उसके हम लास्ट के जो उसके लोअर 4 बिट्स हैं उसको देखेंगे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक बाइट के अंदर 4 बिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ इन 4 बिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इन 4 बिट्स को हम क्या करेंगे, इनको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने कभी भी अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में अगर कभी भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है, तो आप जानेंगे कि ये जो वैल्यू है वो 0 से 15 के बीच में कहीं लाई करेगी, इंक्लूडिंग 0 और 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर आया है इसको हम एक ऑफसेट की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम HMAX स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जिसका ऑफसेट क्या होगा, n, जो कि अभी भी आया है, प्लस 4 बाइट्स आगे, ठीक है। क्योंकि हमें असल में हमारा मोटिव है कि एक 32 बिट का एक इंटीजर जनरेट करें हम। 32 बिट के लिए हमें कितनी बाइट्स चाहिए होंगी, कम से कम 4 बाइट्स। तो हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसकी लेंथ 4 बाइट्स है और जिसका ऑफसेट क्या है, n, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। अब हमें एक 32 बिट का एक इंटीजर मिल गया है। अब हम इन 32 बिट्स को हम अगेन इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस जो हमारे पास एक नया इंटीजर आया है उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे 10⁻⁴ नंबर ऑफ OTP डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 डिजिट चाहिए अपने OTP में, तो आप उसको डिवाइड करोगे 1 लाख से, ठीक है। बट अगर आपको 6 डिजिट चाहिए तो आप उसको डिवाइड करोगे 1 मिलियन से, ठीक है। जैसे ही आप ये करते हो, आपके सामने एक OTP प्रकट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हम अपना जो TOTP है उसको जनरेट करते हैं। अब देखते हैं कि इसका ऑथेंटिकेशन असल में कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल SMS में क्या होता था कि आप OTP भेजोगे, फिर डेटाबेस, फिर आपका जो बैकएंड है वो यूज़र से डेटाबेस से पूछेगा कि भाई देवांश के नाम पे कौन सा OTP है, फिर वो कंपेयर करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर आपका जो OTP है वो यूज़र भी कैलकुलेट करके भेजेगा और सर्वर उसको दोबारा से कैलकुलेट करेगा अपने टाइम के हिसाब से और फिर मैच करने की कोशिश करेगा। सो मान लेते हैं कि जब यूज़र ने OTP को भेजा, उसके पास टाइम T1 था, तो जो हमारा TOTP जनरेट हुआ है वो इस T1 टाइम के रेस्पेक्ट में जनरेट हुआ है। बट जब तक वो सर्वर पर पहुंचा तब तक कितने बच चुके थे, T2। तो अब सर्वर जो जनरेट करेगा वो किसके बेसिस पे करेगा, इस T2 के बेसिस पे करेगा, ठीक है। और ये कभी भी सेम नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके नेटवर्क और आपके कंप्यूटर के बीच में हमेशा लेटेंसी तो होगी, क्योंकि डेटा मान लेते हैं कि हम स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करता है, बट फिर भी अगर आपका सर्वर अमेरिका में है और आप यहाँ मुंबई में बैठे हैं तो भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। प्लस बहुत सारे राउटर होते हैं, बहुत डेटा को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा एक डिफरेंस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। सो इस डिफरेंस को, अब ये डिफरेंस मान लेते हैं कि अगर आपकी जो टाइम स्टैम्प की जो विंडो है उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब आपकी लेटेंसी जो है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गई। मान लेते हैं कि ये आपकी टाइम विंडो है
और आपने इस मोमेंट पर अपने यहाँ OTP को जनरेट किया, ठीक है, और वो पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आपके सर्वर पे पहुँचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे टाइम स्टैम्प्स बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नया टाइम स्टैम्प चालू हो गया है सर्वर के लिए और आपका यूज़र ने ये वाला टाइम स्टैम्प भेजा था, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। तो जब भी सर्वर के पास एक OTP आएगा, वो क्या करेगा, उसके पास जो भी इस समय करंट टाइम है उसके हिसाब से TOTP को कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि भाई वो TOTP मैच कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक टाइम स्टैम्प है और आपने यूज़र ने इस मोमेंट पर OTP जनरेट किया और सर्वर के पास वो इसी विंडो में पहुंच गया, ठीक है, तो ये हमारा जो OTPs हैं वो मैच कर जाएंगे और सर्वर आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, ठीक है। बट अगर आपकी किस्मत ख़राब रही या फिर कुछ और दिक्कत रही तो आपका जो TOTP है वो मैच नहीं करेगा। हमने एक चीज़ को कंसिडर किया, वो थी नेटवर्क डिले, ठीक है। एक दूसरी चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं क्लॉक ड्रिफ्ट, ठीक है। कोई भी दो कंप्यूटर्स की क्लॉक कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो मेरे कंप्यूटर में टाइम है वो आपके में होगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है, ये 1 मिनट का डिफरेंस है, 1 सेकेंड का डिफरेंस है, 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस है, ठीक है। सो कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो हमारी जो TOTP की एल्गोरिदम है उसको वो वाला केस भी कंसिडर करना है। पहला उसको नेटवर्क डिले की वजह से भी हो सकता है कि यार OTP लेट पहुँचे, या फिर हो सकता है कि हमारी जो क्लॉक्स है वो अनसिंक्रोनाइज्ड हो। मतलब हो सकता है कि सर्वर की क्लॉक या तो आगे चल रही हो या फिर पीछे चल रही हो, ठीक है। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है कि वो पहली बार देख लेगा कि यार करंट टाइम के हिसाब से TOTP मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, अब वो लूप में एंटर कर जाएगा। वो लूप क्या करेगा, वो जो भी OTP यूज़र का मिला है उसको कंपेयर करेगा करंट टाइम स्टेप से और उसके आगे पीछे वाले टाइम स्टेप से। सो जो भी करंट टाइम स्टेप होगा वो उसके आगे वाले टाइम स्टेप में एक बार देखेगा, उससे पीछे वाले में देखेगा, ठीक है। नहीं मिला तो उससे 2 टाइम स्टेप आगे देखेगा और 2 टाइम स्टेप पीछे देखेगा, और ये लूप चलती रहेगी। कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे ये जो x की वैल्यू है वो W को क्रॉस नहीं कर जाती। अब यहाँ पे W क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि हम कंपेयर कर रहे हैं आगे वाले टाइम स्टैम्प से और पीछे वाले टाइम स्टैम्प से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्फिनाइट टाइम तक ये करते रहोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिस्टम वनरेबल हो जाएगा। मतलब जो OTP 1 महीने पहले मतलब फिर तो इसका मतलब ये होगा कि 1 महीने पुरानी पॉसिबिलिटी को भी वो चेक करेगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट करना है पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं या फिर हम कितनी लिबर्टी दे सकते हैं हमारे यूज़र को। हम उसको कह सकते हैं कि यार ठीक है, मैं 2 टाइम स्टैम्प का ड्रिफ्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं 1 मिनट का टाइम ड्रिफ्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ। बट अगर वो टाइम ड्रिफ्ट 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम W एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं कि हम कितने स्टेप्स आगे या कितने स्टेप्स पीछे एटमोस्ट देखना चाहेंगे, ठीक है। कूल। सो ये आइडियली कितना होना चाहिए W का वैल्यू, मतलब हमें कितना आगे या फिर कितना पीछे देखना चाहिए। अगर ये W क्रॉस हो गया, मान लेते हैं कि 2 स्टेप तक भी उसे कुछ नहीं मिला है, फिर 3 स्टेप तक भी उसे कुछ नहीं मिला, तो वो कह देगा कि भाई तुम्हारा OTP गलत है, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। कूल। सो W का वैल्यू क्या होना चाहिए, W का वैल्यू बहुत ही एक बैलेंस वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो वैल्यू है वो 10 है, इसका मतलब ये है कि आप 10 टाइम स्टेप आगे जा सकते हो और 10 टाइम स्टेप पीछे जा सकते हो। उसका मतलब है कि अगर किसी बंदे के पास आपका 5 मिनट पुराना OTP भी है तो वो दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आपका जो सर्वर है उस पॉसिबिलिटी तक चेक करने वाला है वो, ठीक है। प्रोटोकॉल हमसे कहती है कि ये 2 या 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियल केस में, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पेशल यूज़ केस है तो आप कर सकते हो। हम सोच सकते हैं कि अब तक हमारे पास टेम्प्रेरी बिहेवियर आ गया, क्योंकि टाइम आगे पीछे हो रहा है तो ये टेम्प्रेरी टोकन बन जाता है। सीक्रेसी आ गई क्योंकि शेड की मदद से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट क्या हमारा टाइम, क्या जो हमारा पासवर्ड है वो असल में 1 टाइम है, असल में वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम स्टेप की बात करोगे तो यहाँ पर कोई OTP जनरेट करे, यहाँ पर OTP जनरेट करे, फिर यहाँ पर OTP जनरेट करें, तीनों OTP सेम होंगे। तीनों अगर सर्वर के पास जाएंगे तो तीनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो इस चीज़ से हम किस तरह से बच सकते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है जब भी उसके पास एक OTP
ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मतलब एक OTP वैलिड माना जाएगा, वो डेटाबेस में एंट्री बना लेगा कि भाई ये OTP तो कंज्यूम हो चुका है, ताकि अगर उसी टाइम विंडो में वो OTP दोबारा से आए तो वो कह सके कि भाई ये OTP आपका इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसा क्यों है? मान लेते हैं कि आपने इस टाइम विंडो में यहाँ पर लॉगिन कर लिया, ठीक है, बट किसी तरह से आपके किसी दोस्त को या फिर आपके किसी दुश्मन को वो OTP पता चल गया, ठीक है, किसी अटैकर को वो OTP पता चल गया। अब वो दोबारा किसी दूसरे डिवाइस पे जाता है, उसको आपका पासवर्ड पहले से पता है, वो इस OTP का इस्तेमाल करके यहाँ पर दोबारा से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये OTP है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो एक अलग बात है, बट उस कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद उसका हमने यूज़ भी कर लिया, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर लॉगिन किया, ठीक है, और आपका OTP कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और आपका अटैकर इस मोमेंट पर लॉगिन करता है, तो वो अब उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो जा चुका है, ठीक है। सो यूनिक वन टाइम बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कोई TOTP ऑथेंटिकेट हो जाएगा हम उसको डेटाबेस में एक एंट्री में रख देंगे, ठीक है। और ये डेटाबेस में एंट्री में कब तक रहेगा? एट मोस्ट टाइम विंडो के साइज़ तक, क्योंकि उसके बाद तो वो OTP वैसे ही बेकार होने वाला है। मान लेते हैं कि अगर आपका 30 सेकेंड का एक TOTP है, टाइम स्टेप का लेंथ है, तो हम उसे 29 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड की डिटेल के साथ ही अपने डेटाबेस में रखेंगे। उसके बाद या तो हम किसी प्रोसीजर की मदद से या फिर ऑटोमेटिक एक्सपिरेशन की मदद से उसको हटा सकते हैं। कूल। सो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमें ये देखना है कि ये जो टाइम स्टैम्प है इसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल हमसे कहती है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको 30 सेकेंड से रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सेफ एक तरीका होता है। मान लेते हैं कि आपने इसको बहुत ही बड़ा कर दिया, ठीक है, 10 मिनट कर दिया आपने इसको। इसका मतलब क्या है कि कोई अटैकर 10 मिनट में इसको रीयूज़ कर सकता है। पहला तो पॉइंट ये आ गया, ठीक है, आपका अटैक विंडो जो है वो बढ़ चुका है। दूसरा दिक्कत ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि वन टाइम बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो डेटाबेस है उसने किसी OTP को ऑथेंटिकेट करके डेटाबेस में रख लिया, उसका कॉपी बना लिया, और अब आप नेक्स्ट 10 मिनट तक उस OTP को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो वन टाइम का वहाँ पे चेक लगा हुआ है और 10 मिनट तक कोई नया OTP जनरेट भी नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया, ठीक है, और 5 मिनट बाद आपने लॉग आउट कर दिया और आप दोबारा से लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको अनदर 5 मिनट आप रुकना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद ही एक नया OTP जनरेट होगा। ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट 5 मिनट आपको नहीं रुकना है, डिपेंड करता है कि आपने किस मोमेंट में पहली बार OTP जनरेट किया, आपने किस मोमेंट पे पहली बार लॉगिन किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम स्टैम्प यहाँ शुरू हुआ था और आपने इस मोमेंट पे OTP को जनरेट किया, तो आपको इतना ड्यूरेशन रुकना पड़ेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में कितना होगा? वर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि आपने इस मोमेंट पर ही लॉगिन कर लिया, तो आपको इस पूरे ड्यूरेशन के लिए रुकना पड़ेगा। सोच समझ कर हमें ये टाइम स्टेप की जो वैल्यू है उसको हमें डिज़ाइन करना चाहिए। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, आइडियली आपको 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का ही रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस सोल्यूशन से बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पास नेटवर्क की कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ठीक है। आप कह सकते हो कि यार इंटरनेट तो चाहिए इसके लिए, बट जनरली हम देखते हैं कि SMS की डिलीवरी थोड़ी स्लो होती है। कई बार हमारी कॉल नहीं लग रहे होते, SMS नहीं जा रहे होते, तब भी हमारा जो इंटरनेट है वो चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर वाईफाई की फैसिलिटी है तो भी आप काम कर सकते हो, बट वहाँ पर SMS नहीं आ रहे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ओके। और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी API गेटवे की ज़रूरत नहीं है, किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये कंप्यूटेशनली बहुत इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि ये सिर्फ HMAC का ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। HMAC बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही कुछ कंप्यूटेशनली हैवी जनरेट कर रहे हो। उस सेंस में भी ये बहुत ही ज़्यादा फीजिबल है। इस तरह से हमारा जो TOTP प्रोटोकॉल है वो काम करता है, और गूगल ऑथेंटिकेटर भी सेम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अपना जादू दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में इससे बेटर कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है?